Hello everyone. In this lecture, we will discuss the fuel cells, about the fuel cells. So, what are the fuel cells? Fuel cell is a word made of two words that are fuel and cell. फ्यूल क्या होता है? ए मटेरियल विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग. तो फ्यूल सबको पता है क्या होता है कि जिसको जलाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. तो फ्यूल्स वो मटेरियल होते हैं जिनके पास केमिकल एनर्जी होती है और उसको कंबस्शन करा के या बर्न करा के उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं थर्मल एनर्जी. तो दैट आर द फ्यूल्स. ठीक है. सेल क्या होते हैं? सेल. अब देखिए सेल के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए. सेल क्या होते हैं? ए सेल इज ए सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. ए सेल इज ए सिंगल, इस वर्ड पे फोकस करना है, सिंगल. सेल का मतलब सिंगल वर्ड से होगा, जो भी सोर्स होगा वो सिंगल की हम बात करेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मींस एक सिंगल टाइप का कोई डिवाइस होगा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, which uses chemical reactions के थ्रू to produce flow of electron. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट. फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं. ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो दैट मींस फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में. तो सेल क्या है? ए सेल इज ए सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. सिंगल क्यों बोल रहे हैं इसको भी मतलब मैं बताऊंगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स विच यूजेस केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली क्या करती हैं? केमिकल रिएक्शंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग करने के लिए यूज होती हैं केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं और देन जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है. ये होता है एक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल. तो बेसिकली एक सेल में क्या होते हैं? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. ठीक है. दो इलेक्ट्रोड, बेसिकली क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं. इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स. कंडक्टिंग मटेरियल जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं दो, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. एक का नाम हमने दे दिया एनोड और एक का हमने नाम दे दिया कैथोड. ठीक है. तो एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया. ठीक. अब इस सेल में, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो कैथोड एक इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो एनोड है ये निगेटिवली चार्ज है. ठीक है. और उसके बीच में एक लिक्विड टाइप का भरा होता है. जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही हो, बट एक मटेरियल होता है. आइदर वो एक सेमी लिक्विड भी हो सकता है, पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है. तो एक मटेरियल इसके कैथोड और एनोड के बीच में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इसका सिंपल फंक्शन ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्रॉस करने देता है. पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर से होके क्रॉस करने देगा. मतलब एनोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइट से क्रॉस होके कैथोड पे पहुंच जाएगा. और निगेटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज अगर है तो उसको क्रॉस नहीं होने देगा किसी भी हालत में, उसको रोक लेगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर से पास होने देता है और निगेटिव चार्ज को या फिर न्यूट्रल एटम्स को भी, न्यूट्रल को भी पास नहीं होने देगा. न्यूट्रल मतलब जिसमें ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है. तो न्यूट्रल को भी पास नहीं होने देगा और निगेटिव चार्ज को भी पास नहीं होने देगा. वो सिर्फ अलाउ करेगा पॉजिटिव आयंस को. ठीक है. अब एनोड इस साइड में क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू
जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं जनरली, जो एक अगर हम ड्राई सेल की बात करें, ड्राई सेल जो छोटे वाले सेल हम यूज करते हैं उसको सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स एक कह सकते हैं। तो उसमें जो है जिंक एक मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी आउटर कवरिंग के लिए, और वही हो जाता है उसका एनोड जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। तो जिंक की जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जिंक जो है वो आयंस, जिंक आयन यानी कि पॉजिटिव Zn++ और +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो Zn++ है ये तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन तो इलेक्ट्रोलाइट से क्रॉस होके कैथोड पे पहुंच जाएगा, और कैथोड जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे बचे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उधर कैथोड की तरफ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वो तो जाना चाहते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गए वो इसके पास जाना चाह रहे हैं कैथोड के पास, लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है ये उसको उधर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसी पोजीशन में ये जो ड्राई सेल है वो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में इकट्ठे रह जाते हैं क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसको पास नहीं होने देता कैथोड पे जाने के लिए। अब जैसे ही हम इस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता दे देंगे कैथोड पे पहुंचने के लिए, एक दूसरा रास्ता, तो ये तो वैसे ही तैयार बैठे थे कि भाई हमें तो किसी भी हालत में उधर पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है, पर ये जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट रोक रहा था यहाँ बीच में। तो जैसे ही हमने इसमें एक वायर कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, तो इनको तुरंत एक रास्ता मिल गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। तो एक एक्सटर्नल सर्किट हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां से निकल के इधर जाने लगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो ऐसा हम मानते हैं कि करंट जो है वो फ्लो हो जाएगी कैथोड से एनोड की तरफ। और जब करंट फ्लो होगी तो बीच में जो भी लोड कनेक्ट होगा, आइदर वो एक बल्ब हो सकता है या फिर एक फैन हो सकता है, एक मोटर हो सकता है, तो जब करंट यहां से पास होगी, क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया, तो जब करंट यहां से पास होगी तो ये जो है जो भी डिवाइस यहाँ पे लगा होगा वो ऑन हो जाएगा, अगर वो बल्ब है, मोटर है या फैन है, जो भी कुछ है। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो वो ऑन हो जाएगा। तो जो ड्राई सेल हम यूज करते हैं वो इसी कंडीशन में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। देखिए, जो ड्राई सेल है वो जो है डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट जो है सिंगल सेल प्रोवाइड करता है डीसी करंट। और हमें अगर 1.5 से ज्यादा चाहिए होता है तो हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम रिमोट की बात करें तो रिमोट में 2 सेल लगते हैं जनरली, तो 2 सेल मतलब 3 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए तो 2 सेल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर और किसी डिवाइस जैसे ब्लड प्रेशर मशीन हो गई तो उसमें 4 सेल पड़ते हैं, वहां पे 6 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है जितना वोल्टेज हमें चाहिए होता है उसको कनेक्ट करके, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके हम उससे जो है वो बना लेते हैं, जो सोर्स है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से 4 सेल से हमारे 6 वोल्ट मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से बैटरी जो होती है हमारी, बैटरी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एक सेल का जो आउटपुट है उसमें 2 वोल्ट का होता है, तो उसमें 6 सेल मिला के एक 12 वोल्ट की बैटरी बना देते हैं। तो जब इनको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बैटरी बोल देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल वर्ड का यूज किया था, क्योंकि अगर हम सेल बोल रहे हैं इसका मतलब सेल का मतलब क्या होगा, एक सिंगल डिवाइस होगा। ठीक है, जैसे सोलर सेल की भी अगर हम बात करें तो जो सोलर सेल है वो एक सिंगल सेल की हम बात करते हैं, जिसका जो वोल्टेज है वो लगभग 0.5 वोल्ट होता है। और बहुत सारे सेल को हम एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉड्यूल बन जाता है। बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है, तो जैसे सोलर सेल होता है उसी तरीके से ये भी सेल काम करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग करके बीच में कोई ऐसा लेयर डाल देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर पाए, और फिर बाद में एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के हम करंट उससे जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। तो ये होता है एक सेल। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूल सेल पे। अब देखिए, ये जो सेल की हम बात कर रहे हैं इसमें एक एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है, और जैसे ही हमने इस सेल के साथ में ये लोड कनेक्ट किया, इधर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया कोई छोटा सा, या फिर जो भी 1.5 वोल्ट से चलने वाले डिवाइसेस है वो हम कनेक्ट करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते रहेंगे, और ये जो डिवाइस है वो ऑन रहेगा। अब एक जो ड्राई सेल जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है ना, वो खत्म हो गई है। तो खत्म होने का क्या मतलब है,
कि यहाँ पे जितना जो जिंक मटेरियल था वो रिएक्शन होके इलेक्ट्रॉन उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, वो इलेक्ट्रॉन एनोड वाली साइड से खत्म हो गए। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से खत्म हो गए तो वो फ्लो नहीं होंगे, मटेरियल खत्म हो गया, तो जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब जो है इधर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की तरफ हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी जो होती है, रिचार्जेबल जो सेल होते हैं, रिचार्जेबल में क्या करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देते हैं। देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। उल्टी डायरेक्शन में करंट इधर से अगर हम इसमें करंट फ्लो करा देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होने लगेंगे और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से एनोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और जब वो इकट्ठे सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे तो बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी, वहां से सर्किट हटा लेंगे और ये जो है एक चार्ज की फॉर्म में रहेगी। फिर जैसे ही हम दोबारा से इस पे लोड कनेक्ट करेंगे फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे और फिर से जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगी एक सेल की कहानी। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूल सेल पे और टॉपिक इज द फ्यूल सेल। तो सेल में एक दो इलेक्ट्रोड हो गए और एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये तो बेसिकली सेल हो गया। अब यहाँ पे हमारे साथ सेल में हमारे साथ समस्या क्या है कि ये जो है डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो खत्म होने के बाद एनोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाते हैं, एनोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाएंगे तो ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उस इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बनाया फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कैसे काम करेगा? A fuel cell is an electrochemical device. A fuel cell is an electrochemical device that converts the chemical energy of fuel along with an oxidizing agent, यानी कि ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं या एयर यूज कर सकते हैं, उसमें से ऑक्सीजन मिल जाएगी, इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूल सेल क्या हो गया? फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ टू कन्वर्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को में कन्वर्ट करने में। देखो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, जो है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, क्योंकि जितना जिंक हमने डाला वो खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन जो है वो खत्म हो गई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के खत्म हो गए। तो फ्यूल सेल में हमने क्या किया है, एक फ्यूल के थ्रू उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश की है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो इसलिए एक फ्यूल को कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ में। भाई कंटिन्यूअसली फ्लो कराते रहेंगे, रिएक्शन होती रहेगी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होंगे तो कंटिन्यूअसली वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सेल समझ में आ गया तो फ्यूल सेल समझना बहुत आसान हो जाएगा। फ्यूल सेल और सेल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेल में एक बार हमने जितना मटेरियल उसमें जो है वो माउंट कर दिया तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और सेल जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये तो एक पोर्टेबल सोर्स हो गया, कहीं भी आप ले जाके यूज करो, जैसे ही उसकी जो डिस्चार्ज हो गया उसको फेंक दो, बेकार हो जाएगा वो। फ्यूल सेल में हम क्या करेंगे, ताकि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो उसके लिए हमें मटेरियल यानी कि फ्यूल और ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करने पड़े। बस यही डिफरेंस है। कंटिन्यूअसली एक सप्लाई करते रहेंगे फ्यूल, तो उसकी केमिकल जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा तो फ्यूल सेल हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह का आपका जो है वो एक ड्राई सेल होता है, ये देखेंगे हम ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में एक अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है कार्बन का, ऊपर मेटल कैप लगा रहता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो कार्बन, ये कार्बन की रोड या ग्राफाइट की रोड होती है उसके अंदर। दिस इज द इलेक्ट्रोड नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। एक बीच में इसके भरा रहेगा अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बीच में भरा रहेगा आपका अमोनियम क्लोराइड जो कि है इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाहर का जो ये केस है ये होता है जिंक का, और ये काम करता है एनोड की तरह। तो अब यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन हुई जिसमें जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन ये जो जिंक आयन बने वो तो इलेक्ट्रोलाइट से क्लोज होके इधर कैथोड के पास आ गए, कार्बन के पास। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा है, वो क्रॉस उसको जो है यहाँ पे क्रॉस नहीं होने दे रहा इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव आयन है और ये जो है आपका एनोड हो गया निगेटिव आयन, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरी सरफेस, ये जो जिंक की पूरी सरफेस है इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देते हैं और इसमें करंट फ्लो हो जाती है।
तो इसको हम यूज करते हैं एज ए सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की तरह। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेल एंड फ्यूल सेल। ठीक है, अब देखते हैं हम कन्वेंशनल प्रोसेस। अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूल सेल की में किसी फ्यूल को सप्लाई करने की, कंटिन्यूअसली किसी फ्यूल को सप्लाई करने की, और ऑक्सीजन के साथ अगर हम किसी फ्यूल को सप्लाई करने की बात कर रहे हैं फ्यूल सेल में, और उससे वो हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर हम जरूर बात आएगी एक कन्वेंशनल प्रोसेस की, बात आएगी एक कन्वेंशनल प्रोसेस की, जिसमें हम किसी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके उसकी थर्मल एनर्जी को रिलीज करते हैं, और उसके बाद उस थर्मल एनर्जी जो रिलीज हुई उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक डिवाइस के थ्रू, आइदर एन आईसी इंजन और एक टरबाइन के थ्रू, और फिर उस टरबाइन से जनरेटर को कनेक्ट करके उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशनल प्रोसेस। कन्वेंशनल प्रोसेस, ठीक है, जो एक पावर प्लांट में नॉर्मली एक होता है, किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ जो है कंबशन उसका करके थर्मल एनर्जी पहले मिलती है हमें, फिर उस थर्मल एनर्जी को किसी टरबाइन या इंजन के थ्रू मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसमें उसको जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशनल प्रोसेस। फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ में कंबशन कराएंगे, और कंबशन से क्या मिलेगी, हमें हीट मिलेगी। ठीक है, और उस हीट को यानी कि थर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे फिर बाद में मैकेनिकल में, एंड देन केमिकल एनर्जी जो हमें जो फ्यूल थी वो रिएक्शन करा के हमने पहले उसको थर्मल में कन्वर्ट किया हीट की फॉर्म में, उसके बाद उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। यही है कन्वेंशनल प्रोसेस जो पावर प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, और कोई भी डिवाइस ले लो, चाहे गैस टरबाइन ले लो, चाहे स्टीम टरबाइन ले लो, या आईसी इंजन ले लो, अगर हम देखें तो इसकी जो इफिशियंसी है वो लगभग 25 से 30% के आसपास में। जो इफिशियंसी है कन्वेंशनल प्रोसेस में किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में जो इफिशियंसी आती है, चाहे गैस टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन हो, या आईसी इंजन हो, वो 25 से 30% के आसपास में आती है। आईसी इंजन जैसे डीजी सेट होता है, तो डीजी सेट मतलब डीजल जनरेटर सेट जो होते हैं, तो जो जनरेटर होते हैं बेसिकली घरों में जो हम यूज करते हैं वो डीजल इंजन से चलते हैं। तो उसमें भी पहले एक फ्यूल डाला जाता है डीजल, तो डीजल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है कंबशन के थ्रू। जो डीजल इंजन है उसमें कंबशन होता है, वो थर्मल में कन्वर्ट होती है, और वो थर्मल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। हालांकि अलग अलग डिवाइसेस नहीं है, एक ही आईसी इंजन में पहले केमिकल एनर्जी फ्यूल की थर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, और वही इंजन फिर हमें उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन उसके मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करने में फिर एक दूसरा डिवाइस उसके साथ अटैच करते हैं, दैट इज जनरेटर। तो पूरा जो केमिकल एनर्जी फ्यूल के पास जितनी थी, और फाइनली हमें सपोज इसके पास जो है वो 1 किलोवाट की 1 किलोवाट या 100 किलो जूल की एनर्जी थी केमिकल एनर्जी फ्यूल के पास, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे कन्वर्ट होते होते कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगी, 30 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो इफिशियंसी है ये कन्वेंशनल प्रोसेस में किसी भी फ्यूल से की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वो 25 से 30% के आसपास है। दिस इज द कन्वेंशनल प्रोसेस। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूल सेल, जो कि फ्यूल सेल भी क्लेम कर रहे हैं कि वो भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं फ्यूल सेल्स की। तो फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, और साथ में मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वेंशनल प्रोसेस में फ्यूल की ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराने से कंबशन प्रोडक्ट्स और हीट मिल रही थी, लेकिन फ्यूल सेल में फ्यूल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इसका मतलब कि फ्यूल सेल क्या कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जरूरी नहीं है बीच में हम उसको हीट में कन्वर्ट करें फिर उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हमें फायदा क्या है कि डायरेक्टली जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और इससे क्या फायदा हुआ कि बीच में ये जो लॉसेस हो रहे थे केमिकल को हीट थर्मल में कन्वर्ट करने में और थर्मल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने में, जो बीच में लॉसेस वगैरह थे वो सब रिमूव हो जाते हैं, और फ्यूल सेल की जो इफिशियंसी है वो लगभग 60 से 80%, 60 to 80% इफिशियंसी हमें मिल जाती है फ्यूल सेल से।
60 to 80% इफिशियंसी हमें मिल जाती है फ्यूल सेल से। अब देखिए, जहां पे मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिल रही थी कन्वेंशनल प्रोसेस में 30%, उसके डबल से तो ये स्टार्ट होते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की जो इफिशियंसी है उसके डबल से तो स्टार्ट होती है। मिनिमम से मिनिमम भी अगर हमें मिलेगी फ्यूल सेल में तो 60 तो मिल ही जाएगी, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% इफिशियंसी मिल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूल सेल को यूज करना चाहिए। तो फ्यूल सेल जो है, वो जो कन्वेंशनल प्रोसेस हम अभी तक यूज कर रहे थे, फ्यूल सेल एक क्या है, उसने आके जो पूरा जो गेम था उसको चेंज कर दिया। तो केमिकल को सीधे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है और इफिशियंसी डबल प्रोवाइड कर रहा है। तो क्यों ना वही फ्यूल सेल यूज किया जाए। तो फ्यूल सेल जो आज के टाइम की एक इन्वेंशन है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन में से एक है फ्यूल सेल। क्योंकि आप यहाँ पे कन्वेंशनल प्रोसेस और फ्यूल सेल को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, जबकि इनपुट हमारी सेम है। इनपुट सेम है, वही एक फ्यूल और ऑक्सीजन का ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन डिवाइस हमारा डिफरेंट हो गया। फ्यूल सेल डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इफिशियंसी भी ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ज्यादा इफिशियंसी मिलेगी। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ज्यादा इफिशियंसी इसलिए मिलेगी क्योंकि बीच के जो कन्वर्जन प्रोसेस है, क्योंकि कन्वर्जन में हमेशा लॉसेस हो जाते हैं, बीच में जो प्रोसेस थे वो रिमूव हो गए, और सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे लॉस होता है। इस थर्मल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। केमिकल को हीट में कन्वर्ट करने में ज्यादा लॉसेस नहीं होते। लगभग जो कंबस्शन की इफिशियंसी है वो लगभग 98 97% मिल जाती है। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करने में भी बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, काफी अच्छी इफिशियंसी हमें यहाँ पे भी मिल जाती है। लेकिन हीट को मैकेनिकल, थर्मल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के जितने भी डिवाइसेस हैं, आईसी इंजन, पावर स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, ये सब की इफिशियंसी लगभग 30% के आसपास है। तो इसीलिए कन्वेंशनल प्रोसेस में हमें कम इफिशियंसी मिलती है, और उसमें बहुत ज्यादा देखिए मूविंग पार्ट्स भी हैं। पहले यहाँ पे कंबस्शन होगा, हीट जनरेट, हीट से जब मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, इधर एक रोटरी डिवाइस होगा या रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस होगा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मोशन वाले पार्ट भी हैं जिनसे वाइब्रेशन वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो इसमें देखा जाए तो फ्यूल सेल जो है वो एक अलग ही तरह की इन्वेंशन है आज के टाइम की, जो डायरेक्टली किसी फ्यूल और ऑक्सीजन को मिलाने से, यानी कि उसकी केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और इफिशियंसी भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है प्रिंसिपल इस फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल की को समझते हैं कि जब इतनी अच्छी ये खोज है तो क्यों ना हम इसको यूज, क्यों इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, और इसका क्या प्रिंसिपल है। तो फ्यूल सेल, क्योंकि इसमें सेल वर्ड है, तो फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि सेल में मैंने अभी बताया, सेल में क्या होता है, टू इलेक्ट्रोड्स और एक, टू इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल तो चाहिए होगा इसमें, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, ऑक्सीडेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होगा, इसके अलावा टू इलेक्ट्रोड्स, एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होती है, कैटलिस्ट वो तरह के मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, बट रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं। रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, लेकिन उनकी मौजूदगी से जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट ये काम करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन जो पॉजिटिव आयन को जो है वो पास होने देगा, और नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देगा। तो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और एक कैटलिस्ट भी हम इसमें यूज करते हैं रिएक्शंस को तेज करने के लिए, टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक साइड से हम इसमें फ्यूल को एंटर कराते हैं, एक इधर इलेक्ट्रोड होगा, मे बी एनोड और मे बी कैथोड हो सकता है, अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा होगा एक इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड होगा, और इन दोनों के बीच में भरा होगा एक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इलेक्ट्रोड पे जो पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव को पास होने देगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे, और जो निगेटिव है वो वहीं रह जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसको जाने नहीं देगा। और फिर हम उसको एक एक्सटर्नल सर्किट लगा के इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा देंगे, और वही हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, तो उसके लिए हमें फ्यूल और ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनलाइक द ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या है, पहले से ही जो है इलेक्ट्रॉन वहां पे हमने स्टोर करके रख दिए हैं, और जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं,
और फ्लो होते होते वो एक टाइम पे क्या है खत्म हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए कंटिन्यूअसली हम फ्यूल और ऑक्सीडेंट को सप्लाई करते रहेंगे। फ्यूल खत्म, ऑक्सीडेंट खत्म, तो जो सेल है वो भी बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली इसको हम सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड और दूसरे को बोलेंगे कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, और एनोड और कैथोड के बीच में होगा इलेक्ट्रोलाइट। और साथ ही साथ एनोड पे रिएक्शंस को तेज कराने के लिए, फास्ट कराने के लिए हम यूज करेंगे एनोड पे एक एनोडिक कैटालिस्ट को, और इलेक्ट्रोड कैथोड पे रिएक्शंस को फास्ट कराने के लिए यूज करेंगे कैथोडिक कैटालिस्ट का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं इसकी, क्या है कंस्ट्रक्शन। एनोड क्या होता है, देखिए एनोड होता है, इस फ्यूल सेल की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एनोड क्या होता है, निगेटिव पोस्ट ऑफ द फ्यूल सेल। एनोड निगेटिव निगेटिव पोस्ट होती है फ्यूल सेल की। ठीक है, कहीं किसी दूसरी कंडीशन में जो एनोड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एनोड का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। एनोड का मतलब है जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा आपका एनोड रहेगा। और कैथोड, एनोड हमेशा वो रहेगा जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहां पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये जो है, अगर हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनोड जो है वो निगेटिव पोस्ट है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोस्ट है। ठीक है, जबकि अगर हम बैटरी बैटरी जो होती है, बैटरी में अगर हम बात करें तो वहां पे एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी की अगर हम बात करें, लेकिन हम यहाँ पे फ्यूल सेल की बात करें तो फ्यूल सेल में जो एनोड है वो निगेटिव पोस्ट ऑफ द फ्यूल सेल है, मेड ऑफ पोरस कार्बन और ग्रेफाइट। पोरस कार्बन, और पोरस का मतलब क्या होता है, जिसमें बीच में होल्स होते हैं, जिसके अंदर से जो मटेरियल है वो पास कर सकता है। पोरस, परमिएबल होता है वो मटेरियल। ठीक है, तो ये जो है वो मेड ऑफ पोरस कार्बन का बना होता है। पोरस कार्बन मतलब जो इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच में होल्स होते हैं, जहां से मटेरियल जो है वो, या जो फ्यूल है वो पास कर सकता है बेसिकली। इसलिए जो पोरस कार्बन का इसीलिए बनाया जाता है ताकि इसके बीच में से जो फ्यूल है वो पास कर सकता है। हाई, जो एनोड है वो उसका काम क्या है, दैट इज हैव हाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोड तो होते ही कंडक्टिव मटेरियल के हैं, तो हैव हाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से फ्लो करा सकते हैं। हैव हाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड है एनोड, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से फ्लो हो सकते हैं, बट जीरो प्रोटॉन कंडक्टिविटी। प्रोटॉन को फ्लो नहीं, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर आउटर ऑर्बिट में। तो जीरो प्रोटॉन कंडक्टिविटी, कंडक्ट प्रोटॉन को कंडक्ट नहीं करा सकते, जीरो है बिल्कुल ऑलमोस्ट। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्रीड फ्रॉम द फ्यूल इन एन एक्सटर्नल सर्किट। तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो कि फ्री हो जाते हैं फ्यूल से, और एक्सटर्नल सर्किट में उसको भेज देते हैं। तो ये है एनोड। कैथोड पे आते हैं। कैथोड क्या है, पॉजिटिव पोस्ट है। फ्यूल सेल में जो कैथोड है वो क्या है, पॉजिटिव पोस्ट है। ये पॉजिटिव पोस्ट जो है वो कैथोड है, और जो निगेटिव पोस्ट है वो एनोड है। तो कैथोड पे आके जो भी फ्यूल आएगा उसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाएंगे, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहेगा, यहाँ से ये तो पास हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो पास हो जाएंगे पॉजिटिव आयन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए एक्सटर्नल सर्किट का हेल्प लेना पड़ेगा। मेड ऑफ पोरस कार्बन और ग्रेफाइट, सेम मेटेरियल का ये भी बना है, ये भी पोरस कार्बन का ही बना हुआ है। कंडक्ट्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड है, कंडक्टिव है, तो सेम इसका भी होगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन बैक फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो है, जो एक्सटर्नल सर्किट है वहां से बैक ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। ये है कैथोड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से ये बैक ले लेता है उसको। ठीक है, रिकम्बाइन इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन आयंस। देखो, हाइड्रोजन आयन तो यहाँ से पास हो गए थे एनोड से, एनोड पे जाके जो है वो जो फ्यूल है उसमें से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो गए। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट से पास होकर इधर पहुंच गए, नेगेटिव आयन इधर से आ गए। अब पॉजिटिव आयन, और यहाँ से ऑक्सीडेंट तो आ ही रहा था ऑक्सीजन, तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, उन दोनों को पहले कंबाइन करके वापस फ्यूल बनाएगा, और फिर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। क्योंकि हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, तो फ्यूल सेल में जो फ्यूल है हम हाइड्रोजन जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है। एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है,
यानी कि प्रोटॉन को एक्सचेंज कर सकती है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज करती है, ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन निगेटिव को रोक लेती है। स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल होते हैं, ओनली कंडक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही कंडक्ट कराते हैं। मेम्ब्रेन ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देते हैं। हाई प्रोटॉन कंडक्टिविटी है इसकी, कंडक्टिविटी प्रोटॉन को जो है ट्रांसफर करने की जो इसकी एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हाई है। जीरो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रोक लेते हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग तरीके के यूज होते हैं इसमें, जैसे कि NaOH या KOH, अल्कलाइन मटेरियल यूज होता है NaOH और KOH। NaOH एक बेसिक रिएक्शन है, एक बेसिक रिएक्शन आप लोगों को याद होगी। NaOH सोडियम के साथ या सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ में होती है। NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं इसमें। NaOH और KH की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH क्या है, एल्कलाइन है, ठीक है, हिंदी में क्षारीय जिसको बोलते हैं। और HCl क्या है, अम्ल है, एसिडिक है। तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NaCl बनता है, एक सॉल्ट बनता है NaCl जो कि न्यूट्रल है, और प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये NaOH या KOH दोनों के साथ में होता है। NaOH क्या है, बेसिक सॉल्ट जो हम खाते हैं। तो NaOH या KOH ये एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, स्पेशल मटेरियल दैट फैसिलिटेट्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शंस को जो है वो तेज कर देते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर देते हैं। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट होता है। जनरली जो है हम इसमें प्लेटिनम यूज करते हैं। ये जो कैटलिस्ट है वो जनरली प्लेटिनम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज मेड ऑफ प्लेटिनम पाउडर। प्लेटिनम जो है वो काफी कॉस्टली मटेरियल है, इसलिए फ्यूल सेल जो है वो काफी कॉस्टली इन्वेंशन है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इसकी जो है वो काफी ज्यादा है। ये है अबाउट द फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी वर्किंग कैसे वो काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।